नमस्कार मित्रों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एलटी ग्रेड 2025 का सिविक्स का प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग अपने इस प्रैक्टिस सेट के तीसरे लेक्चर में हम आज अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखा जाए। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ जो दिखाई दे रहा है, सूची दी गई है और इस सूची के अंतर्गत मिलान करना है। प्रश्न को देखें जरा। प्रश्न हमारा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब इस कूट से हमें क्या देखना है? इस कूट से हमें इन प्रश्नों को मिलान करना है। तो आप यहां देखिए, पहला लिखा गया है फुतूउस सलातीन फिरोज शाह तुगलक। फिर देखिए फुतूहात ए फिरोज शाही, बहुत ही पॉपुलर किताब है। कौन सी? फुतूहात ए फिरोज शाही। यह आप वैसे भी याद रखिएगा कि फुतूहात ए फिरोज शाही किसकी रचना है? फिरोज शाह तुगलक की। अगला है तारीख ए फिरोज शाही। आप देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हल करते समय आपको याद रखना कि यह याद रहना चाहिए। इसकी किताब है, यह है जियाउद्दीन बर्नी। तीसरी आपकी सबसे बेस्ट किताब है खज़ल उल फुतूह अमीर खुसरो का। वैसे अब यहां उतना महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी पेपर में पूछा गया तो महत्वपूर्णता बन जाती है। फुतूह उस सलातीन यह किसकी है? अब्दुल मलिक इसामी का। मिलान कर लिया जाए। आइए देखें, फुतूह अल सलातीन कौन सा है? ए का 2। ए का 2 यहां भी है, यहां भी है। मिलान करने का आपका यही तरीका होना चाहिए। फुतूह ए फिरोज शाही। अब यहां देखिएगा, यहां बी का क्या हो रहा है? 4, यहां बी का 1। तो हमारा उत्तर किधर बढ़ रहा है? डी की तरफ, डी की तरफ। फिर देखिए तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही कौन होगा? 4। और खैजन उल फुतूह अमीर खुसरो। तो हमारा विकल्प क्या हो गया मित्रों? डी। तो हमारा यहां जो उत्तर होगा वह डी सही है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? अब यहां प्रश्न कर रहा है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। विश्व के अंतर्गत अगर आप पढ़ेंगे तो जैव विविधता से 36 हैं और भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2.4% जो भारत का भूभाग है वहां 8 हैं इस तक के हॉट स्पॉट। और यहां पर खोजना है कि इनमें कौन सा हॉट स्पॉट माना जाता है। क्या अरावली पर्वत है? बिल्कुल नहीं। तब कौन सा है? क्या पश्चिमी घाट है? बिल्कुल। हॉट स्पॉट माना जाता है, जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है कौन सा? पश्चिमी घाट। पूर्वी भी घाट नहीं है, सिंधु गंगा मैदान नहीं है, यहां पश्चिमी घाट है। अगला देखें, हाल ही में किस देश ने तियानवेन-2 अंतरग्रही मिशन लॉन्च किया है? कौन सा देश इस तियानवेन-2 अंतरग्रही मिशन को लॉन्च किया है? यहां यह भी आपको जानना चाहिए कि भाई यह तियानवेन-2 मिशन क्या है। तियानवेन-2 मिशन क्या है? तो पहला यह क्लियर होना चाहिए कि तियानवेन मिशन जो है यह क्षुद्र ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह की जांच करने के लिए ये एक मिशन लॉन्च किया था चाइना ने। और यही पूछ रहा है कि तियानवेन-2 मिशन लॉन्च किस देश ने किया था क्षुद्र ग्रह की खोज करने के लिए। वहां पर आप देखेंगे कि ग्रह से संदर्भित इसकी खोज करने के लिए चीन के द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया था। यहां विकल्प जो दे रहा है रूस, गलत है। यहां हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर होगा चीन। जापान नहीं है, उत्तर कोरिया नहीं है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना है। अब लॉर्ड कर्जन कब से है यह याद रखना चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए कि लॉर्ड कर्जन का पीरियड में, लॉर्ड कर्जन के समय की अगर हम घटनाओं पर जाएं तो वहां स्पष्ट यह कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन के ही संदर्भ में कहा गया अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना है। कहां स्थापित करना है? ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना
है। अब कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा, यहां करा कलकत्ता अधिनियम की घोषणा, तो यहां हमारा उत्तर क्या सही होगा? यहां निश्चित याद रखिएगा, यहां जो हमारा उत्तर होगा वह होगा 1 और 2। कौन सा होगा? 1 और 2। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा, अंग्रेजी सम्राट को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना। अब याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है मेरे मित्रों, 1899 से 1905 का, यह लॉर्ड कर्जन का शासनकाल है। किसका है? और अगर इसके संदर्भ में हमें ध्यान रखना है, जानना है कि लॉर्ड कर्जन एक ऐसा वायसराय है जो भारत के संदर्भ में, भारत की नीति के संदर्भ में काफी अलोकप्रिय रहा। काफी क्या रहा? काफी अलोकप्रिय वायसरायों के रूप में रहा, काफी अलोकप्रिय कहा जाए वायसराय था। और यह जो कहा गया, यह स्टेटमेंट कर्जन ने स्वयं ही कहा है। कौन कहा है? कर्जन ने इसको स्वयं ही कहा। क्या कहा? अंग्रेजी सम्राट को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना गया। मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट में उकेरा गया है, यह कयामत की चट्टान से उकेरा रहेगा। यह सब उन्हीं के द्वारा कहा गया है। कलकत्ता नगर निगम अधिनियम की घोषणा, यहां याद रखिएगा, इसकी घोषणा जो की गई है वह 1899 में। शासन आप देख रहे हैं 1900। तो इस आधार पर हमारा यहां जो प्रश्न होगा वह कौन सा होगा? 1 और 2। अगले प्रश्न को हम लोग देखें। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? गुर्दे में, किडनी में जो पथरी पाई जाती है वह पथरी किसके कारण बनती है? प्रोटीन के क्षेपण नहीं, वह पथरी जो बनती है ऑक्सालेट का क्रिस्टलीकरण के कारण। किसके कारण बनती है? ऑक्सालेट का क्रिस्टलीकरण के कारण। रेत के कणों का जमाव नहीं, वसा का जमाव नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो ग्वादर बंदरगाह मेरे मित्रों कहां स्थित है? एकदम क्लियर है कि ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान में स्थित है। जो शेष विकल्प जो दिए हैं वो गलत हैं। यहां ग्वादर बंदरगाह कहां स्थित है? बलूचिस्तान के अंतर्गत स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखा जाए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यहां हमें गलत छांटना है। पहला देखिए, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, बिल्कुल सही है। बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा देखा जाए, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान में ऐसा नहीं दिया, तो गलत हो गया। दूसरा देखा जाए, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, नहीं। भारत को अगर कहा जाए तो केसी ह्यूएल जैसा विद्वान अर्धसंघीय कहा है। सामान्य स्थिति में भारत का जो स्वरूप है, नेचर है, संघात्मक है, लेकिन परिस्थितियां विपरीत होने पर एकात्मक हो सकती हैं। तो कहा जाता है कि जहां देखने मात्र से संघात्मक है वहीं इसकी आत्मा एकात्मक है। तो यहां केवल पूर्ण संघीय बात का राग गलत है। अगला देखा जाए, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को हटाया जा सकता है। अब बताइए, यहां हमारा उत्तर ये भी गलत है। यहां उत्तर हमारा क्या सही होगा? बी सी डी। क्या सही होगा? बी सी डी हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में यहां आप जो याद रखिएगा कि ऑपरेशन रूबिकान, जिस समय घटना की बात की जाए तो घटना उस समय की है जब ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया था। कहां? महात्मा गांधी को के द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा आमरण अनशन की शुरुआत की गई थी। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन आगा खां पैलेस के अंतर्गत चल रहा था और इन्हीं का स्वास्थ्य बिगड़ने के नाते महात्मा जी का स्वास्थ्य उस समय बिगड़ रहा था।
और उस समय ब्रिटिश के द्वारा यह कहा गया कि अगर इनके किसी ढंग से कुछ घटनाएं होती हैं तो हमें इसे किस ऑपरेशन के तहत बताना होगा, या उनकी मृत्यु हो जाती है या कोई घटना हो जाता है तो किसके द्वारा, ऑपरेशन रूबकान के द्वारा। यदि गांधी जी का इस आमरण अनशन के दौरान मृत्यु हो जाती है तो यहां ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा यह कहा गया था कि ऐसी स्थिति में बंबई सरकार एवं प्रांतीय सरकार को जो सूचना दी जाएगी वह किसके माध्यम से, ऑपरेशन रूपचान। तो यहां पर विकल्प आप क्लियर होगा। जेल में गांधी के आमरण अनशन के संदर्भ में यह ऑपरेशन रूपचान कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाना था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। यहां आप देखिए कौन सा लौह इस्पात है जो नदी के तट पर स्थित नहीं है, जरा बताइएगा इसमें कौन सा है। यहां आप अगर देखें तो भिलाई, यहां उत्तर क्या हो जाएगा, यहां आपका उत्तर होगा भिलाई जो है वह किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। भिलाई किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो यह तंदुला नहर और गोंदली जलाशय से निकलता है। तंदुला नहर और गोंदली जलाशय से, तंदुला नहर और गोंदली जलाशय से निकलता है कौन, भिलाई। बाकी आप देखिए बोकारो जो है वह भी नदी से निकलता है, तो बोकारो की जो नदी है वो उसका नाम है दामोदर नदी। बोकारो का क्या है, दामोदर नदी। बोकारो किस नदी से निकलती है, दामोदर से, यह नहर से निकल रही है। जमशेदपुर टाटा को देखा जाए तो जमशेदपुर टाटा जो है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी से निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी से। अब यहां भद्रावती के संदर्भ में कहा जाए तो भद्रावती जो है भद्रा नदी से निकलती है। कहां से, भद्रा नदी से निकलती है। लेकिन भिलाई जो है यह तो तंदुला नहर और गोंदली से निकल रही है, तो यहां हमारा जो उत्तर होगा बी। आगे का प्रश्न, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद कहां कहा गया, अनुच्छेद 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद 75 कहता है अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहां अगला संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते, गलत। प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते। तो यहां हमारा जो उत्तर हो जाएगा कौन सा, केवल एक सही है। कौन सा है, केवल एक। अगले प्रश्न को देखा जाए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। यहां हमें ध्यान देना है कि यहां जो प्रतिशत दिखाया जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, 37.07%, 31.2%, 80.8। बिल्कुल उपरोक्त में से अगर देखा जाए तो कोई भी विकल्प सही नहीं है। यहां अगर हम देखें तो यहां पर किसी भी प्रकार का विकल्प सही नहीं है। 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या पूछा है, मतलब शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 27 दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उत्तर हमारा गलत हो गया। चलिए अगला देखा जाए, किस कंपनी ने हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अपने 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। वह कौन सी कंपनी है जिसने कुइपर के तहत अपने 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में, क्या वह स्पेस एक्स है, नहीं, मेटा नहीं है, वह है कौन, अमेजन। कौन सा है, अमेजन के तहत ऐसा किया गया है।
बढ़ा जाए, कौन सा है? अमेजन। अगला देखा जाए, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब वहां देखा जाए तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कहां की जाती है? या उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए तथा बी दोनों। तो कहां कार्यकारी उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति कहां होगी? उच्च न्यायालय के अंतर्गत की जाती है। अनुच्छेद पर आ जाए, अनुच्छेद में कहा गया है 224 में, अनुच्छेद 224 के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति 200 भारतीय संविधान के 224 के तहत की जाएगी। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमत से किसी भी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अपने कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपका क्या है? चलिए देखा जाए। सूची 1 सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सही उत्तर चुनिए। अब कोयला आधारित बिजली संयंत्र यहां लिखा गया है और राज्य। अब कहलगांव कहां है? आप याद रखिएगा, कहलगांव कहां है? तो कहलगांव जो है वह बिहार में है। कहां है? कहलगांव कहां है? बिहार में। तो ए का कौन सा सही हो रहा है? आप यहां देखिए 2 सही हो रहे हैं, ए का 2, ए का 2। अब दूसरा है खरगोन। तो खरगोन कहां का है? बिजली संयंत्र खरगोन कहां का है? तो खरगोन जो है आपका है मध्य प्रदेश। खरगोन को देखा जाए तो बी का क्या हुआ? ए। तो बी का 1 में देखिए ए भी सही हो रहा है, ए भी। कोरबा बहुत ही पॉपुलर है, कोरबा कहां का है? छत्तीसगढ़। अब यहां देखा जाए सी का 4, सी का 3। हमारा क्वेश्चन जो सही हो रहा है वह सी का 4 ही होगा। कुडगी जो है कर्नाटक, अर्थात डी का 3। अब हमारा उत्तर यहां क्या सही हो गया? ये उत्तर हमारा क्या सही हुआ? यहां। आगे बढ़ा जाए, आगे क्वेश्चन को देखें। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? इसमें पंचायत को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। गलत है, शहरी के लिए 74वां संविधान होगा, ग्राम पंचायतों के लिए यह सही है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो शहरी होने के नाते 74वां होना चाहिए। तो यहां का जो विकल्प हमारा होगा वह कौन सा होगा? जल्दी से तुरंत से थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। वह हमारा दूसरा गलत होगा। यहां उत्तर हमारा क्या सही होगा? यहां हमारा उत्तर जो सही होगा वह केवल 1 होगा। कौन सा होगा? केवल 1 होगा। यह 74वें द्वारा हो रहा है और ये 73वें और 73वें के संदर्भ में हमें जानना है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, अगला प्रश्न को देखें। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहां है स्थित है? अंतरराष्ट्रीय आलू खेत का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यहां देखिए लीमा पेरू में। कहां स्थित है? लीमा पेरू में। यहां दे रहा शिमला भारत, तो यहां नहीं भाई, इसका मुख्यालय लीमा पेरू में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1971 में। इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1971 में। और केंद्रीय आलू संस्थान हिमाचल प्रदेश के स्थित शिमला में है। भारत के संदर्भ में होता, अंतरराष्ट्रीय न होता, और भारत में तब हम कहां लगाते? शिमला। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम क्या है उसे बताना है, और इसके में जो क्षरण हो रहा है मिट्टी के क्षरण का सही क्रम क्या होगा। अब यहां देखिएगा इसके सही क्रम में पहले समझिए। अवनालिका क्षरण अपर्दन द्वारा, बौछारी क्षरण, नालिका क्षरण, परत क्षरण। अब इसके बढ़ते, सबसे ज्यादा बढ़ते क्रम में क्षण बताना है, कम से ज्यादा की तरफ। तो सबसे कम होगा कहां? बौछारी क्षरण में। तो हमारा विकल्प कौन सा ही हो रहा है? 2, या तो ये या। अब आया बौछारी क्षरण के बाद परत क्षरण। दूसरा हमारा क्या? यहां हमारा क्या हो रहा है? दूसरा पहला हो रहा है, ये दूसरा हमारा बन रहा है पहला विकल्प।
सही। फिर फोर्थ बन रहा हमारा दूसरा विकल्प सही है ना। आगे देखिएगा, इसके बाद आपका नालिका क्षरण, इसके बाद क्या हो रहा है, नालिका क्षरण, तो यह हमारा बन रहा है तीसरा विकल्प और ये बन रहा है चौथा। अब हमारा देखिए तो यहां कौन सही होगा, पहले पर ए है तो दूसरा है ना, पहला, अब दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा और तीसरा, पहला, हमारा विकल्प सही हुआ ये, ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए। अगला हमारा है कि लोमबोग जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो लोमबोग जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो भैया यह दो है जो द्वीप है, एक है बाली और दूसरा है लोमबोग, इन्हीं दोनों के मध्य स्थित है कौन, लोमबोग जलडमरू मध्य। बाकी जो विकल्प हैं गलत हैं, आपका जो भी है वह क्या है, बाली लोमबोग। अगला देखिएगा, अगला आपका है कि पुस्तक इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष किसके द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। क्या इसे संधि पाठ लिखा, नहीं, यह पुस्तक श्रीनाथ राघवन द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, यह पुस्तक श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखी गई थी। और यहां पर यह ध्यान दीजिएगा, यहां यश नाभन दिनेश सिंह राणा नहीं है। अगला देखा जाए, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। जल में जो प्रदूषण हो रहे हैं वह कैसे मापे जाते हैं, जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। यहाँ आपको यह बताना है कि नदी का जल प्रदूषण किससे नापा जाता है, क्या उसके क्लोरीन से, ओजोन से, नाइट्रोजन से, नहीं मित्रों, वह उसके प्रदूषण की मापने की प्रक्रिया है वह है ऑक्सीजन की मात्रा से नापा जाता है कि उसमें कितने ऑक्सीजन है, उसके आधार पर यह निर्धारित होता है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। यहां आपको यह बताना है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। आप जानिए, फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यहां आप देखिए यह बिल्कुल विकल्प सही है, 399 400। फेनसांग हर्षवर्धन का वह पीरियड है, वहां से छठी शताब्दी उधर आ रहा है, 629 से 645। इसिंग 679 से 650, ये भी सही है। यहां जो विकल्प है वह गलत है। अल मसूदी अरब विद्वान था, यह आ रहा है महिपाल के शासनकाल में। अगर देखा जाए तो 912 984 912 से लगभग कब तक, 942 ईस्वी में बगदाद में एक विद्वान और प्रमुख भूगोलवेत्ता था। तो यहां पर हमारा जो उत्तर सही होगा वह कौन सा होगा, डी। देखा जाए अगला पॉइंट, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। यहां भी सुमेल करना है कि कौन सा युग सुमेलित नहीं है। जैसे देखा जाए यहां क्या दे रहा है, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन। तो यहां पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। अब आप देखिएगा इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कॉपर में क्यूपराइट पाया जाता है, यहां आप देखिएगा, यहां उत्तर आपका होगा बी। एल्युमिनियम सुमेलित है, जिंक कैल्माइट है, आयरन हेमेटाइट है। तो यहां जो सुमेलित नहीं है वह है सिनेबार और कॉपर। तो यहां हमारा जो उत्तर होगा वह होगा, यह प्रश्न हमारा यहां से होगा कॉपर और सिनेबार। बाकी जो है सुमेलित हैं, बाकी क्या है, सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची एक को सूची सेकंड से साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। यहां प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं लिखी गई हैं और यह प्रयोग विकास मॉडल का क्या नाम रखा गया है, यहां पर यह रखा गया है। तो पंचवर्षीय और विकास के मॉडल के हमें बताना है। तो चला देखा जाए तो यहां देखिए लिखा गया है प्रथम पंचवर्षीय का विकास मॉडल क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय का विकास मॉडल जो था वह है हैरोल्ड डोमर मॉडल। कौन सा है, हैरोल्ड डोमर मॉडल। कौन सा मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल। दूसरा देखा जाए दूसरी पंचवर्षीय का
क्या मॉडल है? तो दूसरी का है महालनोबिस मॉडल। तो कौन सा हो गया? महालनोबिस मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय का है महालनोबिस मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय का। तीसरी पंचवर्षीय का अब तो क्लियर हो गया होगा कि दूसरे, पहला का क्या हुआ 2, दूसरे का क्या हुआ 4, तो तीसरे का क्या हो जाएगा? तृतीय है यश चक्रवर्ती मॉडल, ये भी सही। अब अगला चतुर्थ है अशोक रुद्र मॉडल, आपका यह सही विकल्प हुआ, तो हमारा उत्तर यहां क्या हो जाएगा? बी सही। आइए अगला प्रश्न देखें। नीचे दिए गए हैं जिसमें एक काव्य कथन है, ए दूसरे का आर्क। जैसे देखिए लिखा है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। सही बात है, ये तो बिल्कुल क्या है? सत्य है। जैसे जैसे क्या होगा? ऊंचाई बढ़ेगी पानी का क्वथनांक ही क्या है? घटता है। सही बात है। अब ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है, जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वायुमंडल दाब बढ़ेगा, यह गलत है। तो यहां उत्तर हमारा क्या होगा? ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो विकल्प हमारा यहां इसमें क्या हो जाएगा? बी। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। विकल्प हमारा क्या होगा? ए सत्य है किंतु आर असत्य है। आइए अगले प्रश्न। गंगा नदी उदाहरण है पूर्वी अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का, परिवर्ती अपवाह का। तो गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। किसका है? पूर्ववर्ती अपवाह का। हाल ही में संपन्न एशियाई अंडर 50 एवं अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां आपको बताना है कि विचार करते हुए कौन सा इसमें सही है। ये देखिएगा, सही बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसका आयोजन जॉर्डन की राजधानी अम्मान में किया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें भारत के कुल पदकतालिका में पहला स्थान हासिल किया था, गलत है। तो यहां पर हमारा कौन सा सही है? यहां अगर देखें तो केवल एक। कौन सा सही है? केवल एक। अगला देखा जाए, सूची दिया गया है, सूची 1, 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। यहां आपका जो दे रहा है वह हमारा है किससे? कूट से, जो काले नमक से संदर्भित है। तो आइए हम लोग देखते हैं। काला नमक चावल, काला नमक चावल कहां मिलता है? तो काला नमक चावल बहुत ही मशहूर है, वह है सिद्धार्थ नगर। कहां मिलता है? सिद्धार्थ नगर। दूसरा है देसी घी। देसी घी कहां सबसे ज्यादा? औरैया का क्षेत्र है। आंवला कहां है? आंवला प्रतापगढ़ का है। केला फाइबर कहां है? कुशीनगर का है। अब आप मिलान कर लीजिएगा। मिलान हमारा ए का तीसरा, 2 आ रहे हैं, बढ़ते चलिएगा। देसी घी का औरैया, तो बी का 4 बढ़ गया, अब यही सही होगा। आंवला का सी का 1, केला का कुशीनगर। तो यहां हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? ए 3, बी 4, सी 1, डी 2। अगला प्रश्न, भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। भाई अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक किसे माना जाता है? M.A. अंसारी, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक आपके थे सैयद अहमद खान। कौन थे? सैयद अहमद खान। इसकी स्थापना पर अगर चलें तो 1875 में, कब? 1875 में इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान। यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार और किसके साथ? यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन की संस्तुति की थी। बिल्कुल सही बात किया था। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन की संस्तुति की थी। प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी
था। प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी था। सही बात है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ए आर सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दार्शनिक राजा के शासन का द रिपब्लिक के अंतर्गत संस्तुति करता है और प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी है। तो यहां हमारा दोनों उत्तर सही हुआ, ए आर सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक का कथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर सही उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चुनिए। कहा, केंद्र राज्य संबंधों के पुनर्लोकन के लिए निरंतर मांग बढ़ रही है। राज्यों के पास विकास परियोजनाओं को चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही कर रहा है भाई, केंद्र राज्य संबंधों के पुनर्लोकन के निरंतर मांग बढ़ रही है क्योंकि राज्यों के पास परियोजनाओं को चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यहां हमारा उत्तर होगा ए। आगे बढ़ें, चलिए। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष? तो याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वह 1764 में। बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया वह कब लड़ा गया? वह लड़ा गया 1764 के अंतर्गत यह युद्ध लड़ा रहा गया, जिसमें अगर कहा जाए ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से हेक्टर मुनरो और हमारे यहां की तरफ से देखा जाए तो बंगाल का मीर कासिम, है ना, बंगाल का शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेनाओं ने मिलकर के यह युद्ध लड़ा हेक्टर मुन्नो क्लब, लेकिन जीत न सका। और कहा भी जा सकता है कि यह आंदोलन, यह संघर्ष भारत के इतिहास का वह समय था जहां ब्रिटिश हुकूमत को पूरी तरह से कहा जा सकता है कि स्थापित कर दिया, है ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के अनुसार संविधान के प्रावधानों के तहत चलती है? यह अनुच्छेदों में यह बताना है कि किस केंद्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकारें संविधान के प्रावधान के तहत चलती हैं। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद है? 174 नहीं, 272 यह अनुच्छेद है जो कर्तव्य के संदर्भ में बता रहा है। किसका? केंद्र भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 केंद्र पर यह सुनिश्चित करता है, किस पर? केंद्र पर यह सुनिश्चित करता है कि अकादमी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है, की स्थापना किसने की थी? उस अकादमी की स्थापना नहीं अगस्टाइन नहीं, थॉमस एक्विनास नहीं, अरस्तु का लिसियम है जो बाद में स्थापित, यह है प्लेटो का। अकादमी जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है, जिसकी स्थापना अगर देखी जाए तो 387 ईसा पूर्व में, 387 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखें, संसदीय व्यवस्था के सहज संचालन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक हैं। फिर कह रहा है कि सार्वजनिक महत्व के मामलों में राजनीतिक दल जनसाधारण की अभिरुचि जागृत करती तथा उन्हें शिक्षित करते हैं। दोनों से कथन सही है। संसदीय व्यवस्था के सहज संचालन के लिए अगर कहा जाए तो इसमें राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है और यह भी जानिए संसदीय व्यवस्था वाले में इन दलों का होना आवश्यक है। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा, दोनों बातें सही, ए आर सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण करती है। उद्देशिका भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। किस बाद में यह बात रखा गया तो देश क्या भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? क्या 1950 में ए.के. गोपाल मामला नहीं, LIC ऑफ इंडिया 1995 में नहीं, केशवानंद भारती बनाम केलर 73, यह मामला वेरूबाड़ी संघ के मामले में
इंदी बेरूबारी बनाम भारत संघ के मामले 1960 में यह कहा गया कि उद्देश्य भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। किसमें कहा गया? उद्देश्य भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, आर्थिक विकास पूंजी संचय तथा जनसंख्या वृद्धि के मध्य एक दौड़ है। आर्थिक विकास पूंजी संचय जनसंख्या वृद्धि के मध्य एक क्या है? दौड़। यह कथन किसका है? नवशास्त्रीय लेखकों का? नहीं, मार्क्स का, हैंस का। यह कथन है कीन्स महोदय ने। कीन्स महोदय ने कहा आर्थिक विकास पूंजी संचय तथा जनसंख्या वृद्धि के मध्य एक दौड़ है। यह कथन कीन्स महोदय का है। आइए आगे का प्रश्न। अगला है, नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी है? नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी? मैकियावेली नहीं, यह किसने दिया? बोधा ने। कौन दिया? बोधा ने। और यह परिभाषा बोधा के द्वारा जो दी गई वह 1576 में। कब दी गई? 1576 में। इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। इनकी किताब का नाम क्या है? 6 बुक्स ऑन कॉमनवेल्थ। इनकी पुस्तक का नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूधृत की एक प्रणाली है जिसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों की भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी। तो यह कौन होगा? जमींदारी प्रणाली। कौन सी होगी? जमींदारी प्रणाली, जिसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों के रूप में की गई थी। आगे देखें, अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने मन पर व्यक्ति संप्रभु है। यह कथन किसका है? तो यह कथन न लॉक का है, न रूसो का है, न ग्रीन का है, बल्कि क्या है? मिल का है। जे.एस. मिल ने मनुष्य को 2 कार्यों में बांटा है, एक स्व से संबंधित कार्य, एक पर से संबंधित कार्य। तो यहां उसी स्व से अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति क्या है? संबंध है, स्व संबंधी कार्यों से रिलेटिव करते हैं। यह कथन है मिल का, जॉन स्टुअर्ट मिल का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है, जबकि 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया के विषय में बताया गया है। क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया के विषय में बताया गया है। अगला देखा जाए, धन विधेयक की प्रक्रिया के संदर्भ में बताया गया है। राज एक अनावश्यक बुराई है। क्या कहा? राज एक आवश्यक बुराई है। तब तो उदारवादियों का हो जाता। यहां कह रहा राज अनावश्यक बुराई है, आवश्यकता नहीं, अनावश्यक बुराई है। तो यह कौन का? समाजवादी मानते हैं राज, उदारवादी राज को आवश्यक मानते हैं, उपयोगितावादी भी राज को मानते हैं त्रिक मानते हुए। यह कौन होगा? अराजकतावादियों का। यह स्टेटमेंट किसका है? राज एक अनावश्यक बुराई है, पूरी तरह से अनावश्यक मानता है राज को, वह कौन है? अराजकतावादी। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। निम्नलिखित बहुलवादियों में किसका विचार है विधि राज से स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ है? विधि को जो है राज से स्वतंत्र और श्रेष्ठ माना है, वह कौन है? वे है डिग्बी महोदय। कौन है? डिग्बी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? क्या मैकाले का विवरण पत्र नहीं, बल्कि वह किसे जाना जाता है? वुडकार्ट डिस्पैच। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, कॉर्नवालिस कोड ये भी नहीं, वह कौन सा है? वुडकार्ट डिस्पैच। और यह वुडकार्ट डिस्पैच कब? 1854 में। अगला देखा जाए, सीमित सरकार का प्रमुख समर्थक कौन था? तो सीमित सरकार का समर्थन, पहला विकल्प ही है लाक व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार देते हुए उसकी सुरक्षा की गारंटी देता है, और उसके आधार पर एक सरकार के रूप में जो किया जाता है उसका कार्य है उनकी सुरक्षा प्रदान करना। एक सीमित सरकार की बात करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को
कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को कहां से लिया गया है? अब यहां देखेंगे, यह न्याय की अवधारणा जो ली गई है अमेरिकी क्रांति से नहीं, न तो फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है, न गौरवशाली क्रांति से ली गई, यह ली गई है रूसी क्रांति से। 1917 के रूसी की क्रांति देखा जाए तो न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से ली गई है। निम्नलिखित में किसने प्लेटो पर प्रथम फांसीवाद होने का दोषारोपण किया है? किसने किया? अरस्तु नहीं, बार्कर नहीं, कार्ल मार्क्स। यह दोषारोपण जो किए हैं वह है कार्ल पापर। कौन है? कार्ल पापर। कार्ल पापर के द्वारा यह दोषारोपण लगाया गया किसके ऊपर? यह प्लेटो को कैसे प्रथम फांसीवाद। इनकी महत्वपूर्ण किताब जरूर आप याद रखिएगा कार्ल पापर की, ओपन सोसाइटी। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है? ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। इन्हें प्रथम फांसीवादी होने का आरोप लगाया। अगला प्रश्न, कानून संप्रभु का आदेश है। यह प्रश्न देखें, कानून संप्रभु का आदेश है। हाफ सर्वसत्तावादी भी है, कानून बोधा को भी मानता है ऑस्टिन, लेकिन कानून संप्रभु का आदेश है। यह पूरी तरह से अगर देखा जाए तो यह एकलवादी विचारधारा के प्रतिपादक विधि शास्त्री जूरिस्प्रूडेंस के लेखक ऑस्टिन किसके साथ जुड़ जाता है? प्रमुख पर जॉन ऑस्टिन ने अपनी किताब लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में, कहा लिखा है? लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में। अगला देखा जाए, नीली जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली शासक द्वारा शुरू किया गया? ब्लू वाटर या नीली जल नीति किस पुर्तगाली शासक द्वारा शुरू किया गया था? क्या वास्को डी गामा था? नहीं। पेड्रो अल्वारेस कैम्ब्रल थे? नहीं। वह कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेरा। कौन थे? ब्लू वाटर क्रांति किसके द्वारा शुरू किया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेरा। फ्रांसिस्को डी अल्मेरा 1505 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक से 1509 तक पुर्तगाल के गवर्नर के रूप में भारत पर रहे। एक गवर्नर के रूप में भारत में रहे। यहां तक आप जानिए। किसने कहा कि व्यक्ति के स्व संबंधी कार्य में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? स्व संबंधी कार्य में व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटा है, स्व संबंधी कार्य, पर संबंधी। अब यह कार्य बांटा कौन है? यह बांटे हैं मेल महोदय। तो दो कार्यों में बांटता है, कौन कौन सा? स्व संबंधी कार्य और पर संबंधी। यहां देखें, एक निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है? इसमें हमें बताना है 11वीं अनुसूची में शामिल कौन सा एक विषय है। 11वीं अनुसूची में शामिल कौन सा एक विषय है? गौड़ वनोपज, भारत की सुरक्षा, विदेशी ऋण प्रमुख। तो 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन है? गौड़ वनोपज। गौड़ वनोपज 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारत में 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है, वह कौन सा है? गौड़ वनोपज। जो लेखक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है। यहां बताइए, जो लेखक राज्य को क्या मानते हैं? संघों का संघ मानते हैं, उन्हें कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? समाजवादी कहा जाएगा? नहीं। संघवादी नहीं। अराजकतावादी, उन्हें बहुलवादी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बहुलवादी। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के लॉर्ड मेयो? नहीं। लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल सही, लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड मिंटो भी नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन भी नहीं, लॉर्ड कर्जन थे। अरस्तु के अनुसार राज व्यक्ति का पूर्वगामी है। अरस्तु के अनुसार राज एक नैसर्गिक संस्था है। सही बात है। अरस्तु के अनुसार राज व्यक्ति का क्या है? राज
व्यक्ति का पूर्वगामी है। अरस्तु ने राज को व्यक्ति का क्या माना है? पूर्वगामी माना है। तो निश्चित तौर से यहां हमारा विकल्प देखा जाए, ए सही गलत है, गलत है। ए आर दोनों सही के द्वारा की सही व्याख्या नहीं है। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राज व्यक्ति का क्या है? पूर्वगामी है। अरस्तु के अनुसार राज एक नैसर्गिक संस्था है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। आइए अगला देखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करता है? तो राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता? काम की न्याय संगतता के साथ पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को सुधारने के लिए। फिर यहां कह देता मातृत्व लाभ के लिए शिक्षा बच्चा सब संतुष्ट रहे। यह आर्टिकल इसी के तहत वर्णन किया जाता है। आगे है, राज ओक या चट्टानों से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले के चरित्र से उत्पन्न होता है। राज ओक या चट्टानों से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले के चरित्र से निकलता है। तो यहां पर जो कहा गया है वह किसके द्वारा? यह कथन है प्लेटो का। किसका है? प्लेटो का। अगला प्रश्न है, बहुलवादियों की मान्यता है संप्रभुता निर्बाध है, संप्रभुता अविभाज्य है, संप्रभुता असीमित है, संप्रभुता विभाजित है। बहुलवादियों की मान्यता है कि संप्रभुता क्या है? विभाजित है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है? तो वह अनुच्छेद आपका कौन सा है जिसमें सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन की बात की जा रही है? तो वह आपका है अनुच्छेद 39। यहां लिखा अनुच्छेद 39 डी के अंतर्गत सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑस्टिन ने के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना किसने की है? ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना किसने की है? किसके द्वारा किया गया है? तो ऑस्टिन एकलवादी का है। ऑस्टिन किस प्रकार का सिद्धांतकार है? ऑस्टिन एकलवादी से संदर्भित है और इस एकलवादी के खिलाफ बहुलवादियों के द्वारा किया जाता है। तो यहां देखिए, ना तो व्यक्तिवादी है न पता। इसका उत्तर क्या होगा? बहुलवादियों ने इसकी आलोचना की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अब यह क्या कर रहा है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार होगा। तो बिल्कुल आपका यहां क्या हो जाएगा? यहां होगा अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने से संदर्भित है। आइए, प्लेटो की रिपब्लिक को स्वप्नलोकी माना जा सकता है। रिपब्लिक में ऐसे राज का चित्रण किया गया है जो धरती पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ए आर दोनों सही, आर ए की सही कारण नहीं है। ए आर दोनों सही, आर ए का सही कारण है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां देखा जाए, प्लेटो की रिपब्लिक को स्वप्नलोकी माना जा सकता है। यहां आपका उत्तर क्या होगा? निश्चित तौर से प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसे अगर देखा जाए तो एक स्वप्नलोकी स्वयं अपने आप में लाज की किताब में, अपने अंतिम किताब में उसे स्वयं से महसूस हो जाता है कि इसे पृथ्वी पर लाया नहीं जा सकता। तो यहां उत्तर हमारा होगा ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या का कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं? तो यह किस भाग में है? यह भाग 4 में उल्लिखित है। किस में उल्लिखित है? भाग 4 में। आधुनिक युग में पुलिस राज की अवधारणा पुरानी पड़ गई। इसका कारण क्या है? क्योंकि कल्याणकारी राज्य का उदय हो गया। यहां विकल्प दे रहा है राष्ट्रीय प्रभुसत्ता संपन्न, धर्मतंत्रात्मक राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य। यहां उत्तर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य के उदय के कारण पुलिस राज की अवधारणा क्या हो गई है? फीकी पड़ गई है। प्लेटो निम्नलिखित में प्लेटो का कौन सा ग्रंथ मोनालाग शैली में लिखा गया है? कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो मोनालाग शैली में लिखा गया है? तो मोनालाग शैली में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? मोनालाग शैली पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो यहां देखा जाए
तो मोनालाग शैली पर कोई ग्रंथ नहीं है। निम्न प्लेटो का कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो 36 से 38 ग्रंथ हैं जिसमें अधिकांशतः सामवाद में लिखा गया है। प्लेटो की मोनालाग शैली में लिखी गई प्लेटो की संवाद में, तो यहाँ अगर देखा जाए तो कोई नहीं है, न रिपब्लिक मोनालाग में लिखा गया है, न लाज लिखा गया है, न स्टेट्समैन लिखा गया है। अगर मोनालाग शैली में लिखा गया है तो अपोलोजी ऑफ सक्रिस, मोनालाग शैली में कौन लिखा गया? अपोलोजी ऑफ सिक्रेट्स, यह मोनोलॉग शैली में लिखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4 के बाहर स्थापित राज्य के लिए एक निर्देश है? वह कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, मातृत्व राहत प्रदान करना, बचपन की देखभाल प्रदान करना, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। क्या है? हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक न तो भाब्स हैं न जे.एस. मिल हैं, बल्कि इसके लेखक कौन है? एच.जे. लास्की। कौन है? एच.जे. लास्की। अगला प्रश्न देखा जाए, किसके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है? किसे सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है? भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय कानून मंत्री? नहीं, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत राय लेने का अधिकार प्राप्त है। किसको? अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को राय लेने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखिए, फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ था? इंग्लैंड में। फेबियन समाजवाद का सर्वप्रथम विकास इंग्लैंड में हुआ था और इसके नाम का रोमन सेनापति फेबियन मैक्सिमस के द्वारा, रोमन सेनापति फेबियन मैक्सिमस द्वारा, रोमन सेनापति के नाम पर, रोमन सेनापति के नाम पर इसका नामकरण पड़ा हुआ है। आइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो 51A जो है वह मौलिक कर्तव्य से, न कि नागरिकता, न नीति निर्देशक तक, बल्कि यहां मौलिक कर्तव्य से संदर्भित है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, तदंतर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक समाजवाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? वैज्ञानिक समाजवाद के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिकता कोष से अग्रिम प्रदान करने का अधिकार किसे है? संसद को है? नहीं। भारत के कैबिनेट सचिव को? नहीं। भारत के नियंत्रक महालेखा को? नहीं। बल्कि किसको है? भारत के राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधारणाओं के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण, ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण, ग्रीन के संदर्भ बारकर महोदय ने कहा मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। तो पहला क्या आया? चेतना। मानव चेतना क्या चाहती है? दूसरा क्या आया? चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में क्या मिला है? अधिकार। और अधिकार किसकी मांग करते हैं? राज्य की। तो विकल्प हमारा कैसे होगा? 1 4 3 2, 1 4 3 2। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न, ग्रीन के अनुसार इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। बिल्कुल, ग्रीन की थ्योरी है, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। सही। ग्रीन सर्वसत्तावादी दार्शनिकता गलत है। ए सही है, आर गलत है। यहां हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है। यहां विकल्प क्या होगा? ए सही है, आर गलत है। अगला देखा जाए, राज्य के विलुप्त होने की अवधारणा का संबंध किससे है? राज्य विलुप्त हो जाएगा, राज्य फेबियन समाजवाद से। तो राज्य के विलुप्त होने की अवधारणा किससे है? वह है मार्क्सवाद से। मार्क्सवाद जो है राज्य के विलुप्त, उसका लोप हो जाएगा, ऐसी अवधारणा किसका है? मार्क्सवाद। राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कौन कार्य करता है?
कुलाधिपति के रूप में, राज्य के में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में कौन कार्य करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। कौन सा ही सही होगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। कौन होगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। बाकी मुख्यमंत्री दिया गया है, कानून मंत्री, मुख्य सचिव गलत है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन किसके वेतन के बराबर होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन किसके वेतन, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन किसके समान होता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन किसके? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, जिनका वर्णन अनुच्छेद 148 से लेकर के देखा जाए तो 151 तक इसका वर्णन किया गया है। 148 से कहां तक? 51 तक। उदारवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य क्या हैं? उत्पादन पर नियंत्रण, जनता को अधिकतम सेवा प्रदान करना, जनता की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो इसका क्या है? न्यूनतम भूमिका होना। क्या है? न्यूनतम। उदारवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य क्या है? न्यूनतम भूमिका होना। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया। यह हटाया गया कब? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1970 में संपत्ति के अधिकार को जो अनुच्छेद 31 और 31 सी में था उसे हटा करके अनुच्छेद 300 में रखा गया और आज उसे एक विधिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। तो हमारा विकल्प यहाँ पर ये होगा। आगे प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र चार्टर निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? यहाँ कहा संयुक्त राष्ट्र चार्टर निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? किस सम्मेलन में इसे अंगीकृत किया गया था? क्या वह मास्को सम्मेलन था? नहीं। वाल्टा सम्मेलन? नहीं। डम्बर्टन और ओक सम्मेलन? नहीं। जिस सम्मेलन में इसे स्वीकृत अंगीकृत किया गया था वह था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। कौन था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 26 जून 1945 को। 26 जून 1945, 26 जून 1945 इसे सैन फ्रांसिस्को में अपनाया गया। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? कांगड़ा में है, हमीरपुर में नहीं। यह कहां है? शिमला में है। कब स्थापित हुआ? 1971 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? 1971 में। और शिमला इसकी क्या है? राजधानी है। शिमला क्या है? इसकी क्या है? राजधानी है। अगला प्रश्न है, के मामले में अपने निवासियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु कार्य करने के लिए धन की कमी की नगरपालिका की याचिका खारिज कर दी गई थी। क्या यश सुंदरम अय्यर बनाम मदुरई की नगर परिषद, रतनाम नगर परिषद बनाम श्री वर्धी चंद्र नगर पालिका जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा नगर पालिका मंगलौर बनाम श्री महादेव जी? तो यहाँ होगा रतनाम नगर परिषद बनाम बंधी चंद्र और अन्य। यहाँ उत्तर क्या होगा? रतलाम नगर परिषद बनाम वर्धी चंद और अन्य। निम्नलिखित में से किस देश में द्विसदनी सुचारू रूप से कार्य कर रही है? किस देश में द्विसदनी सुचारू रूप से कार्य कर रही है? वह देश कौन है? जहां द्विसदनी द्विदल सुचारू रूप से जर्मनी, यूएसएसआर, भारत और ब्रिटेन। तो द्विसदनी कहां कार्य कर रही है? ब्रिटेन में। और संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विसदनी का कहा जाए तो सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर अगर वह नहीं है, इसके अलावा ब्रिटेन भी द्विदलीय वाले देशों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ये दोनों में, यहाँ दोनों में द्विदलीय व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। आइए अगला देखिएगा, यूपी नगर पालिका सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों, महापौरों का चुनाव नियम वर्ष स्थापित किए गए थे। यह किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? तो यह जो स्थापित किया था 2010 में। कब स्थापित किया गया है? 2010 के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
2010 में स्थापित, 2006 में नहीं, 2001 में नहीं, वर्ष 1969 में केंद्र राज्य संबंधों पर राजमन्नार समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? राजमन्नार समिति की नियुक्ति तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई थी। और यह कब की गई थी? यह की गई थी 1969 में, तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई थी। अगला देखें, दबाव समूह को तृतीय सदन का नाम किसने दिया? दबाव समूह को तृतीय सदन का नाम किसने दिया? तो दबाव समूह को तृतीय सदन का नाम रायमन महोदय ने दिया है। क्या निकल दे रहा है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों के नाम, उनकी क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख किया गया है? पहली अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची। तो यह किस अनुसूची में? भारतीय संविधान के निम्न किस अनुसूची में राज्यों के नाम, उनकी क्षेत्र सीमाओं का? तो वह अनुसूची आपकी कौन है? वह अनुसूची आपकी है पहली अनुसूची। इस अनुसूची में राज्यों के क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र सीमाओं का जो उल्लेख किया गया है वह किसमें किया गया है? पहली अनुसूची के अंतर्गत। आइए बढ़ते हैं अगली क्रम। तो इसी के साथ ही मित्रों आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः अगले क्लास में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।